हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि जेएलपी किसे कहते हैं और इससे संबंधित जो भी विभिन्न तथ्य हैं उनको एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी आखिर में होती क्या। देखिए, आप सभी लोग LIC, ठीक है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और आपने ये भी सुना होगा कि हर एक व्यक्ति मेनली क्या करता है कि अपने लाइफ के लिए एक LIC की पॉलिसी क्या करता है, वो खरीदता है। अब LIC की पॉलिसी कोई भी व्यक्ति क्यों खरीदता है? ताकि अगर बाई चांस उसकी मृत्यु किसी भी वजह से अकारण हो जाती है तो उस कंडीशन में जो भी उसकी फैमिली है उसको फाइनेंशियली ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर उस किसी व्यक्ति ने अपनी LIC करवाई है तो जब अगर किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितने भी रकम की उसने LIC कराई है उस रकम का जो सपोर्ट है वो उसकी फैमिली को क्या होता है, मिल जाता है। फाइनेंशियली तौर पे उसकी फैमिली को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी सेम हमारी वही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है जो हमारी फ़र्म है उस फर्म में क्योंकि दो या फिर दो से ज़्यादा जो होते हैं वो साझेदार होते हैं। अब हर एक साझेदार के लिए तो जो फर्म है वो एक एक साझेदार के लिए अलग अलग से पॉलिसी नहीं करा सकती है। तो उस कंडीशन में फर्म क्या करती है, जो भी हमारे सारे साझेदार जितने भी साझेदार फर्म में हैं उन सभी साझेदारों के लिए एक पॉलिसी लेती है। क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो सभी साझेदारों की संयुक्त जीवन पर यानी कि सभी साझेदारों को मिला करके एक पॉलिसी होती है, इसीलिए इसको संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी यानी कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेने का मोटिव यानी कि वजह क्या है, फर्म क्यों लेती है? तो फर्म का भी सेम वही वजह है कि जैसे मान लीजिए जो फर्म में जो भी साझेदार काम कर रहे हैं, अचानक से किसी साझेदार की अगर बीच में मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो उस साझेदार का उत्तराधिकारी होगा वो कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी हो सकता है जिसे वो चाहे। तो उस कंडीशन में अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो क्या करेगा कि वो फर्म से जो भी उस साझेदार का हिस्सा बनता है उसे वो क्या करेगा, लेना चाहेगा। और फर्म उस रकम को देने के लिए बाध्य भी है। तो अचानक से फर्म जब उतनी रकम जो है वो उसके उत्तराधिकारी को देगी तो फर्म का जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर बुरा असर पड़ेगा। जो भी उसका फाइनेंशियल वर्क चल रहा होगा, एक आराम से जो एक फ्लो में चलेगा, वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। तो वो फ्लो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए फर्म क्या करती है कि एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेती है, ताकि बाई चांस किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उसकी जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी से वो उसके उत्तराधिकारी को भुगतान कर सके। ये ज़रूरी नहीं कि उसी पॉलिसी से पूरा भुगतान किया जाए, लेकिन हाँ, वो हमारी पॉलिसी की रकम पर डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमें पॉलिसी की कितनी रकम मिली है। हालांकि वो सब हमें यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हमें बस आपको ये बताना है कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है। तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी सिंपल सा यही होती है कि फर्म द्वारा सभी साझेदारों के जीवन के लिए एक ही पॉलिसी ली जाती है। इसे ही हम लोग संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं। अब इसमें कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे ध्यान देते हैं। सबसे पहला है, जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये सभी साझेदारों के लिए एक पॉलिसी होती है। ठीक है, सभी साझेदारों की के लिए केवल एक पॉलिसी होती है। ठीक है, एक ही पॉलिसी में सभी साझेदार का जीवन बीमा किया जाता है। ठीक, दूसरी चीज़ कि ये एक निश्चित अवधि के लिए होती है। ठीक है, हर पॉलिसी का एक निश्चित अवधि होता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल, जितना भी अवधि फर्म ले सकती है अपने हिसाब से। तीसरा कि एक निश्चित रकम के लिए होता है। ये फर्म के ऊपर है कि वो कितनी रकम के लिए पॉलिसी लेना चाहती है, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो इतना भी उसे रकम उसके साझेदारों के हिसाब से सही लगे वो इस हिसाब से देती है। चौथा है कि इसका जो भी भुगतान होता है, ये जो पॉलिसी जो कराई गई है इसका भुगतान जो जीवन बीमा निगम है वो कब करेगी, या तो किसी साझेदार की मृत्यु हो, ठीक है, साझेदार की मृत्यु पे कर सकती है, क्योंकि वो पॉलिसी क्यों कराई गई है, क्योंकि साझेदार की मृत्यु की तभी, या फिर जो पॉलिसी है उसकी अवधि पूरी हो जाए, पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर। जैसे मान लीजिए कि जो पॉलिसी कराई गई है वो 5 साल की है, ठीक है, लेकिन उस 5 साल के अंदर किसी भी साझेदार की मृत्यु नहीं हुई है, तो उस 5 साल पूरा होने पे किसी भी साझेदार की मृत्यु नहीं हुई है तो पॉलिसी की अवधि तो पूरी हो गई ना। तो इस कंडीशन में भी जो जॉइंट बीमा पॉलिसी हमने कराई है उसका भुगतान जो जीवन बीमा निगम है वो हमें करती है। तो इन दोनों कंडीशन में से जो भी पहले होता है, ठीक है, जो पहले हो, या तो अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो गई है तब हमें भुगतान मिलेगा, या फिर पॉलिसी की अवधि पूरी हो गई है तब हमें भुगतान मिल सकता है जॉइंट बीमा पॉलिसी का। अब इसके बाद जो इसकी प्रीमियम की राशि होती है, क्योंकि जो हम पॉलिसी कराते हैं उसका हमें क्या करना होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में जैसे मान लीजिए हमें हर महीने कुछ ना कुछ प्रीमियम की राशि भरनी होती है। तो जो प्रीमियम की राशि होती है, ये प्रीमियम जो होता है वो सभी साझेदारों द्वारा भुगतान किया जाता है। प्रीमियम सभी साझेदारों द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा, सभी साझेदार अपने अपने हिस्से का भुगतान जो है वो स्वयं करेंगे। उसके बाद जो पॉलिसी का भुगतान होगा, पॉलिसी का भुगतान मिलने पर
जो रकम होगी पॉलिसी की रकम सभी साझेदारों में बांटी जाएगी, सभी साझेदारों में उनके अनुपात में बांटी जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, ठीक है, उस कंडीशन में हमें जो जीवन बीमा निगम है वो क्या करता है, पॉलिसी का पैसा देगा। तो पॉलिसी का जो भी पैसा मिलेगा उस पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान क्योंकि सभी ने किया है, तो उस पॉलिसी का जो पैसा मिलेगा उस पॉलिसी का पैसा भी सभी पार्टनर्स में बराबर बराबर या फिर उनका जो भी अनुपात होगा उसमें बांटा जाएगा। और जिस साझेदार की मृत्यु हुई है उस साझेदार के उत्तराधिकारी को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा। या फिर मृत्यु नहीं हुई है किसी साझेदार की, पॉलिसी की अवधि पूरी हुई है और हमें पॉलिसी का पूरा पैसा मिल गया है, तो उस कंडीशन में भी जो पॉलिसी का पूरा पैसा है वो सभी साझेदारों में उनका जो भी अनुपात होगा उस अनुपात में सारे पैसे को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक साझेदार पॉलिसी का पैसा लेने का हकदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीमियम की राशि कौन जमा करता है, सभी साझेदार करते हैं। तो जिसने प्रीमियम की राशि जमा की है उन सभी साझेदारों को क्या होगा, पॉलिसी का पैसा भी मिलेगा, चाहे कंडीशन कोई भी हो, चाहे मृत्यु हुई हो या फिर पॉलिसी की अवधि पूरी हुई हो। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से संबंधित। अभी और भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो है कुछ जो खास इंपॉर्टेंट है यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में, वो है कि मान लीजिए कि किसी साझेदार की मृत्यु भी नहीं हुई है और पॉलिसी की अवधि भी पूरी नहीं हुई है, बट बीच में ही कोई साझेदार जो है वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो आप अपने आप को उस जगह पर रखकर देखिए कि आप किसी फर्म में साझेदार है, आपने कुछ टाइम तक पॉलिसी का प्रीमियम भरा है। जब आप उस फर्म से बाहर निकलेंगे तो आप ये चाहेंगे कि आपने जो प्रीमियम भरा है उसका जो भी प्रतिफल बनता हो, उसमें जो भी हिस्सा बनता हो वो आपको मिल जाए, क्योंकि उसके बाद तो आपका फर्म से कोई लेन देन होगा नहीं। तो उसी तरीके से जब भी कोई साझेदार बीच में अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उस कंडीशन में जो फर्म है वो क्या करती है कि वो जीवन बीमा निगम के पास, यानी कि जो भी संस्था है जीवन बीमा पॉलिसी की, उसके पास जाती है। जो पॉलिसी का पेपर है फर्म के पास वो उसे जीवन बीमा निगम के समक्ष प्रस्तुत करती है और जितना भी प्रीमियम अवकाश ग्रहण करने तक जो भी प्रीमियम जमा हो पाया है पॉलिसी जीवन बीमा निगम में, उस प्रीमियम की राशि के आधार पर जीवन बीमा निगम क्या करती है, उसका 70 से 80% पूरा पैसा पॉलिसी का इस कंडीशन में नहीं मिलता है। पॉलिसी का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस में मिल सकता है। अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में जो प्रीमियम की राशि जितनी भी जमा हो पाई है उसका जो 70 से 80% है वही पैसा जो है वो जीवन बीमा निगम फर्म को प्रदान करती है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग यहाँ पर समर्पण मूल्य कहते हैं। ठीक है, जो पैसा हमें अवकाश ग्रहण करते टाइम मिला है संयुक्त जीवन बीमा निगम से, तो उसे ही हम लोग समर्पण मूल्य कहते हैं। यानी कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर जो भी एक निश्चित धनराशि प्रीमियम के आधार पे, यानी कि जमा किए गए प्रीमियम के आधार पे जीवन बीमा निगम द्वारा फर्म को दी जाती है, उसे ही समर्पण मूल्य कहते हैं। ये समर्पण मूल्य आपकी पॉलिसी की पूरी रकम नहीं होती है, ये भुगतान किए हुए प्रीमियम का, यानी कि जमा किए गए कुल प्रीमियम का, भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 70 से 80% ही हो सकता है। ठीक है, ये समर्पण मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम आपको एग्जांपल समझाते हैं कि जैसे फर्म है, ठीक है, उसने 1 लाख की पॉलिसी ली हुई है। ठीक, फर्म ने 1 लाख की पॉलिसी ली हुई है, वो हर महीने क्या करती है, 10,000 रुपये जमा करती है। हर महीने 10,000 रुपये जमा कर रही है। तो हर महीने जमा कर रही है, 4 महीने तक उसने 10,000 रुपये जमा किए हैं। ठीक, 4 महीने तक उसने 10,000 जमा किए हैं। 5वें महीने की स्टार्टिंग में कोई साझेदार है जो कि अवकाश ग्रहण कर रहा है। इस कंडीशन में अब जब हम लोग निगम के पास, जीवन बीमा निगम के पास जाएंगे, अपनी पॉलिसी उन्हें देंगे, तो उस कंडीशन में जो जीवन बीमा निगम है वो इसका 70 से 80% ही हमें भुगतान करेगा। हालांकि ये राशि फिक्स होती है, ये हमें क्वेश्चन में भी दी रहेगी और ये फिक्स भी होता है। यहाँ हम आपको अपने हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं कि मान लीजिए अभी तक कितना जमा हुआ है, 40,000। तो फर्म हो सकता है, जो जीवन बीमा निगम हो सकता है, इसका 70 से 80% आपका मान लीजिए 30,000 बन रहा है, तो जीवन बीमा निगम जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 का भुगतान करेगी। तो ये जो 30,000 हमें मिले हैं वो किस पे मिले हैं, पूरा जो अभी तक का हमारा प्रीमियम है इसका 70 से 80% आपका बन रहा है। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं समर्पण मूल्य। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये अच्छे समझ में आएगा कि समर्पण मूल्य क्या होता है, और इस 30,000 को जो भी पार्टनर्स होंगे फर्म में उनके अनुपात में उनको भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा जीवन बीमा पॉलिसी, यानी कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी क्या होती है और उसके संबंध में समर्पण मूल्य क्या होता है। हालांकि यही दोनों चीज़ें हमें आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी।